नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अचलपुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी गौहर हसन के पथक द्वारा 22 दिसंबर की रात नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए दिल्ली से अमरावती भेजी जा रही प्रतिबंधित गुटखे की एक बड़ी खेप को बरामद किया गया। बैतूल नाके पर नाकाबंदी के दौरान रोके गए ट्रक में बड़ी चालाकी के साथ 50 बोरे गुटखा छिपाकर रखा गया था, जिसके अगल बगल स्टील के बर्तन व रैक रखे गए थे। लेकिन अमरावती पहुंचने से पहले ही अचलपुर पुलिस ने गुटखे की इस बड़ी खेप को परतवाड़ा क्षेत्र में ही पकड़ने में सफलता प्राप्त की। विगत कई वर्षों से समूचे महाराष्ट्र राज्य में गुटखा, पान मसाला व सुगंधित सुपारी की बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद अन्य राज्यों से चोरी छुपे गुटखे की खेप अमरावती लाई जाती है और जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में गुटखे का सप्लाई होता है। ऐसे में गुटखा तस्करों द्वारा पुलिस द्वारा अक्सर ही कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दिल्ली से अमरावती भेजे जा रहे वाहन नामक गुटखे की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। इसके साथ ही 14 पहिए वाले एक ट्रक को भी जब्त किया गया। जब्त किए गए पूरे माल की कीमत करीब 42 लाख रुपए बताई गई है। तो मैंने पुलिस कांस्टेबल गली और पुलिस कांस्टेबल विराज के सोबत वहाँ पे गए और बैतूल नाका के पास हमने उसको पकड़ा और पकड़ करके फिर रात के वक्त में उसको ला करके पहले SDPO ऑफिस में किया और फिर उसके बाद से उसको थाने में लगाया और इसमें तकरीबन 50 बोरे गुटखे के में निकले हम लोगों ने देखा है और कुल जो माल है और पूरी जो कार्रवाई है वो 41,95,000 का पूरी कार्रवाई। वाशिम जिले के मालेगांव में अंजनकर ज्वेलर्स के सोना व्यापारी को घर जाते समय लूटने की सनसनीखेज घटना सामने आई। अंजनकर ज्वेलर्स के सराफा व्यवसायी रात के समय अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी उनके घर के सामने अज्ञात चोरों ने हवा में फायरिंग की और रवि वालेकर व योगेश अंजनकर की आंखों में मिर्च फेंककर चाकू से वार करते हुए लूटपाट की। इस घटना में रवि वालेकर व योगेश अंजनकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पश्चात रवि वालेकर को वाशिम रेफर किया गया है, जबकि योगेश अंजनकर को मालेगांव के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गत रोज ठंड का असर और भी अधिक बढ़ गया तथा जिले में पारा लुढ़क कर 7.7 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिससे अमरावती शहर से जिले में ठंड को लेकर विगत 12 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। कड़ाके की ठंड के चलते इस समय शहर से जिले में जबरदस्त ठिठुरन वाला माहौल है और विदर्भ क्षेत्र का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा परिसर में तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जिससे ओस की बूंदे तक पेड़ पौधों पर बर्फ की तरह जम गई है, जिससे अमरावती जिले में चल रही जबरदस्त शीतलहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज से राज्य विधानमंडल का शीत सत्र मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें हिस्सा लेने हेतु राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर भी गत रोज मुंबई पहुंची और उन्होंने अधिवेशन की पूर्व संध्या पर सरकार द्वारा सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित चाय पार्टी में हिस्सा लेते हुए अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ इस अधिवेशन में चर्चा हेतु रखे जाने वाले विषयों को लेकर विचार विमर्श भी किया। राज्य विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के पहले ही दिन अमरावती शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था यानी विदर्भ महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ रुपयों की निधि को पूरक मांग के तहत मंजूर करवाया। इसके साथ ही जिला स्तरीय अस्पताल में 200 बेड की क्षमता वाली इमारत के निर्माण हेतु 5 करोड़ 56 लाख रुपए की निधि को भी उन्होंने मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार से मंजूरी दिलाई। आगामी जनवरी 2022 में भारत व वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निमंत्रण पर वियतनाम की संसद का एक प्रतिनिधिमंडल इस समय भारत के दौरे पर है। ऐसे में राज्यसभा अध्यक्ष व लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रतिनिधिमंडल का भारत में संसद की ओर से स्वागत करने की जिम्मेदारी अमरावती की सांसद नवनीत राणा पर सौंपी और सांसद नवनीत राणा द्वारा भारतीय संसद की ओर से इस विदेशी प्रतिनिधिमंडल का भावपूर्ण सत्कार किया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंबानगरी अमरावती के हिस्से में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ गौरव एवं सम्मान का पल आया है। आगामी दिनों में जिले में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को देखते हुए प्रहार की ओर से राज्य मंत्री बच्चू कडू की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि पिछले चुनाव में प्रहार के उम्मीदवारों को काफी कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, अतः अब कार्यकर्ताओं ने बीती बातों को भुलाकर नए जोश के साथ काम पर जुटना चाहिए। मनपा के विधि समिति सभापति प्रणीत सोनी ने आज मनपा स्थित सुदाम काका देशमुख सभागृह में एक पत्रवार्ता बुलाते हुए कहा कि अमरावती शहर का मध्य स्थल रहने वाले राजकमल चौक पर हमेशा ही काफी भीड़भाड़ रहती है और यहां पर अक्सर ही विज्ञापनों के अनधिकृत बैनर, फ्लेक्स व होर्डिंग लगे दिखाई देते हैं। ऐसे में उन्होंने राजकमल चौक का अनूठे ढंग से सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया है और कल 23 दिसंबर को यह संकल्पना साकार की जाएगी, जिसके तहत राजकमल चौक पर मां अम्बा माता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने हेतु लव अम्बा नगरी का प्रतीक साकार किया जाएगा। इस कार्य का भूमि पूजन कल शाम 5 बजे होने वाला है।
फाउंटेनच्या ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी तिथं जागा होती ऑलरेडी, पण आपण जेव्हा सौंदर्यीकरण करणार आहोत तिथं फ्लेक्स लावण्यासाठी तिथं जागाच राहणार नाही. हा एक विषय आहे, कारण की जे आपण लव अंबानगरीचा जो स्वरूप देतो आहे त्याला सौंदर्यीकरणाला, तिथे फ्लेक्स लावण्यासाठी तिथं जागाच राहणार नाही आणि इकडे जागा राहिलीच नाही तिथे फ्लेक्स लागणार नाही. जर लागली तर त्यावर काय कारवाई करावी? नाही तर आपण त्याच्यासाठी आपण एक करतो आहे की आपण भरपूर ठिकाणी असं पाहायला मिळालेलं आहे की भरपूर फाउंटेन्स वगैरे जिथं अमरावती शहरामध्ये जिथं कुठे सौंदर्यीकरण केलेले आहे ते चांगल्या प्रकारे ते मेंटेन राहत नाही. तर त्यासाठी आपण याच्यात एक नवीन असं काहीतरी विषय करायचा की तो आजीवन मेंटेन राहायला पाहिजे. ते सौंदर्यीकरणाचं पूर्ण काम पूर्ण झाल्यानंतर आपण अमरावतीला जे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान असेल आपण त्याला मेंटेनन्सची जबाबदारी देणार आहोत. त्याच्यामुळे आपल्याला फायदा असा होणार आहे की महानगरपालिकेला त्याचा एक रुपयाची आर्थिक बोजा होणार नाही आणि ज्या प्रतिष्ठानाला आपण ते मेंटेनन्ससाठी देणार आहोत तो तिथं त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट पण करणार आणि त्याचं पूर्ण आजीवन तिथं मेंटेनन्ससुद्धा करणार. आणि जर त्याला आपण मेंटेनन्ससाठी देतो आहे तर निश्चितच तो तिथे दुसरा कोणता तिथे म्हणजे प्रचार कोणता दुसरा ह्याचा कोणता प्रचार होऊ देणार नाही. यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सूर्यवंशी द्वारा बताया गया कि आगामी 24 से 27 दिसंबर तक नागपुर के रेशमबाग मैदान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना व अध्यक्षता के तहत विदर्भ के किसानों को कृषि क्षेत्र के नए तकनीकी ज्ञान व पूरक व्यवसायों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही खेती किसानी को लाभदायक बनाने के उद्देश्य से एग्रो विजन कार्यशाला, राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी व परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से नामांकित कंपनियों द्वारा करीब 350 स्टॉल लगाए जाएंगे. आज हजारों लाखों शेतकरी या ॲग्रोव्हिजनला व्हिजिट करतात. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, संपूर्ण महाराष्ट्र या सगळ्या ठिकाणून शेतकरी या ॲग्रोव्हिजनला व्हिजिट करण्यासाठी येतात. गडकरी साहेबांचं जे विजन आहे संपूर्ण विदर्भामधला शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, शेतकरी आत्महत्या थांबल्या पाहिजे आणि शेतकऱ्याची समृद्धी आली पाहिजे. त्यासाठी जे जे नवीन नवीन गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत त्या सगळ्या गडकरी साहेब तिथे करतात. आम्ही दरवर्षी त्या विजनला त्या ॲग्रोव्हिजनला भेट देण्यासाठी जात असतो. आम्ही त्या आयोजन समितीत लोकलमध्ये त्यांना जेवढी मदत करणं शक्य आहे अमरावतीमध्ये शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये ती नियोजनासाठी करत असतो. मला संपूर्ण खात्री आहे मधल्या 2 वर्षाच्या एक अल्पसा विश्राम आला होता कोरोनामुळे, त्यानंतर हे जे ॲग्रोव्हिजन होणार आहे ते निश्चितच यशस्वी होईल. कारण की गडकरी साहेबांचा दृष्टिकोन आपल्याला माहीत आहे, ते एक विजनरी नेते आहेत आणि ते जे करतात ते 10-12-15 वर्षच्या नंतर घडत असते, त्याच्या आधी विचार करून ते करतात. एवढं त्यांचं विजन चांगलं आहे. निश्चितपणे त्यांनी आजपर्यंत जेवढे उपक्रम हातात घेतले ते भव्य दिव्य आणि मोठे आहेत. मनपा के बसपा गुट नेता चेतन पवार द्वारा राज्यपाल के नाम जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि जब तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा अदालत में प्रभावित तौर पर ओबीसी आरक्षण को लेकर पक्ष नहीं रखा जाता और ओबीसी आरक्षण का मसला पूरी तरह से हल नहीं होता तब तक राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव को स्थगित रखा जाए. साथ ही इसे लेकर राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम में बदलाव किए जाने के संदर्भ में लिए गए निर्णय का विरोध करते हुए राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत का पुतला फूंका. साथ ही संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलसचिव के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक ज्ञापन भेजा गया. महाराष्ट्र शासनाने या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये जो निर्णय घेतलेला आहे, राज्यपालांसारखं जे प्रशासकीय पद असतं ज्याला काही नॉर्म्स असतात, या पदाच्या व्यक्ती ज्यावेळी विद्यापीठाचा कुलपती म्हणून या संपूर्ण राज्याच्या विद्यापीठाचे प्रमुख असतात, यावेळी कुलगुरूंच्या नियुक्तीपासून तर विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट काउन्सिल सिनेटवर होणाऱ्या राज्यपालांकडून होणाऱ्या नियुक्तींबद्दल या सगळे हक्क राज्यपालांकडून कुठेतरी कमी करण्याचं काम हे राज्य सरकार आजपासून सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे काम पारित करणार आहे. मला आपल्या माध्यमातून सगळ्यांना सांगावंसं वाटतं की हे राज्य सरकार कुठेतरी विधान परिषदेवर आपल्या 12 आमदारांची नियुक्ती राज्यपालांनी केली नाही, त्याचा कुठेतरी सूळबुद्धीने त्याचा सूळ घेण्याचा प्रयत्न हा राज्य सरकार करत आहे. मला सांगण्यास अत्यंत आनंद होतो की शिक्षणाचं माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या, शिक्षणाचं देवघर समजल्या जाणाऱ्या विद्यापीठामध्ये आणि एकंदरीत शिक्षण क्षेत्रामध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि राजकीय ढवळाढवळ कशी वाढेल याचा प्रयत्न हे राज्य सरकार करत आहे.
गाड़गीनगर प्रभाग के मनपा पार्षद व पूर्व स्थायी समिति सभापति बालू भुयार द्वारा कहा गया कि इन दिनों ठंडी का मौसम जारी रहने के चलते दिन छोटा हो गया है और रातें बड़ी हो गई हैं। ऐसे में सुबह और शाम के समय काफी देर तक अंधेरा रहता है। अतः शहर के सभी इलाकों में रोजाना सुबह व शाम के समय स्ट्रीट लाइट को अधिक देर तक शुरू रखा जाना चाहिए। इसके तहत शाम के समय स्ट्रीट लाइट को थोड़ा जल्दी शुरू किया जाना चाहिए और सुबह कम से कम 6:30 बजे तक स्ट्रीट लाइटों को शुरू रखा जाना चाहिए। यह कार्य नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर किया जाना चाहिए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी माणिकराव घावले स्मृति प्रतिष्ठान व श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय द्वारा स्वर्गीय माणिकराव घावले स्मृति राज्य स्तरीय वाद विवाद स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 4 जनवरी को सुबह 10:30 बजे श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित इस स्पर्धा का विषय निजीकरण जनहित में है अथवा नहीं रखा गया है। कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए आयोजित की जाने वाली इस स्पर्धा का फेसबुक और यूट्यूब के जरिए सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। तत्कालीन अमरावती नगर पालिका के पूर्व नगराध्यक्ष व पूर्व विधायक उमरलाल केडिया की स्मृति में भारतीय महाविद्यालय के पूर्व विभाग प्रमुख नरेंद्र केडिया द्वारा भारतीय महाविद्यालय को 1 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। 1 लाख रुपए की इस निधि से महाविद्यालय की कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखा से प्रतिवर्ष प्रथम आने वाले 3 विद्यार्थियों को एक स्मृति चिन्ह व पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाएगा। इस कार्य हेतु प्राध्यापक नरेंद्र केडिया का सर्वत्र अभिनंदन किया जा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया साइट्स पर कई जाने माने व प्रतिष्ठित लोगों के नाम पर फर्जी आईडी व अकाउंट बनाते हुए उनके परिचय में रहने वाले लोगों से पैसे मांगने व ठगबाजी करने के मामले काफी अधिक बढ़ गए हैं। इसी के तहत आज भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाते हुए लोगों से ऑनलाइन पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी खुद किरण पातुरकर ने फेसबुक पर शेयर करते हुए इसे लेकर शहर पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने अपने परिचय में रहने वाले सभी लोगों से सजग व सतर्क रहने तथा मैसेंजर पर भेजे जा रहे संदेशों के झांसे में नहीं आने का आह्वान भी किया है। मराठा सेवा संघ प्रणीत जिजाऊ ब्रिगेड ने जिलाधीश पवनीत कौर को एक निवेदन सौंपते हुए कहा कि विगत दिनों शहर की सामाजिक कार्यकर्ता व फार्मासिस्ट भारती मोहकर ने डॉक्टर स्नेहा राठी, डॉक्टर अमित मालपेट, डॉक्टर दीपाली देशमुख व डॉक्टर जय सिंगले के खिलाफ ऑपरेशन व इलाज के दौरान शारीरिक, मानसिक व आर्थिक तकलीफ देने की शिकायत पुलिस से की थी, किंतु पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद भी जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा अब तक इस मामले को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, जिसकी वजह से डॉक्टरों पर अपराध दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में मामले की पूरी जाँच करते हुए आरोपियों पर जल्द से जल्द अपराध दर्ज किया जाए। न्यू भीम शक्ति नगर वासियों तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से जिलाधीश पवनीत कौर को एक निवेदन सौंपते हुए टीबी अस्पताल के पीछे स्थित न्यू भीम शक्ति नगर झोपड़पट्टी को नियमानुकूल किए जाने की मांग की गई। बहुजन समाज पार्टी द्वारा जिलाधीश व मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि शहर के गणपति नगर में रहने वाले नागरिकों ने जेवट नगर सर्वे नंबर 37 की जगह पर सार्वजनिक वाचनालय की इमारत बनाई है, लेकिन इस इमारत के अन्य विकास कार्यों में मनपा के अधिकारी रोड़ा डाल रहे हैं, अतः दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। चिलन छावनी, बिच्छू टेकड़ी व राहुल नगर परिसर में रहने वाले झोपड़पट्टी वासियों को पीआर कार्ड उपलब्ध कराने की मांग को लेकर राजवीर जनहित संगठन की ओर से आज जिलाधीश व मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपा गया। महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन की ओर से जिलाधीश व कामगार आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए बताया गया कि वर्ष 2021 में 2-3 महीनों से अनेकों निर्माण कार्य कामगारों ने नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन दिए हैं, लेकिन ऑनलाइन मैसेज प्राप्त नहीं होने की वजह से निर्माण कार्य मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः यदि आगामी 7 दिन के भीतर ऑनलाइन मैसेज नहीं मिलते हैं तो आमरण अनशन किया जाएगा। महाराष्ट्र पदविका संरक्षण परिषद द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए जल संपदा विभाग के कनिष्ठ अभियंता पद की परीक्षाएं तत्काल लिए जाने की मांग को लेकर एक निवेदन सौंपा गया। पुलिस पाटिल एसोसिएशन की ओर से बुलाई गई पत्रकार परिषद में हरिदास घोरपड़े ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य पुलिस पटेल एसोसिएशन के लेटर हेड का दुरुपयोग कर राज्य के पुलिस पाटिलों को भ्रमित करने के साथ ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। यह सरासर गलत है, अतः एसोसिएशन के लेटर हेड का दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। चांदूर बाजार तहसील के थूगांव पिंपरी में रहने वाले किसान अमित भुले ने ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग को लेकर आज जिलाधीश को निवेदन सौंपा और जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया, वहीं 3 मरीज कोविड मुक्त हुए। इस समय जिले में कुल 12 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 10 व ग्रामीण क्षेत्र के 2 मरीजों का समावेश है। इसमें से 5 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं मनपा क्षेत्र में 6 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 730 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से किसी की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% है। आज समूचे संभाग में केवल 1 कोविड संक्रमित मरीज पाया गया, जो अकोला जिले का निवासी है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 16 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 10, यवतमाल के 2 व बुल्ढाना के 1 व्यक्ति का समावेश रहा।
जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के 10 संचालकों द्वारा बैंक में अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में दर्ज कराए गए आक्षेप के चलते विभागीय सह निबंधक द्वारा इस मामले में जांच के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही जांच अधिकारी के तौर पर सहायक निबंधक स्वाति गुर्दे की नियुक्ति की गई है। शिवसेना के पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मार्गदर्शन में शिवसेना नेता व युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे द्वारा युवा सेना के लिए अमरावती जिले की युवती पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसकी सूची युवा सेना के मध्यवर्ती कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी स्वरूप की हैं और आगामी 6 माह पश्चात युवती पदाधिकारियों के कामकाज को देखते हुए उनकी नियुक्तियों को स्थायी किया जाएगा। दुबई से वापस लौटने के बाद 6 से 8 दिसंबर के दौरान आरटीपीसीआर टेस्ट में ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए बुल्ढाना जिला निवासी मरीज का स्वास्थ्य पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त व तंदुरुस्त है तथा दोबारा की गई आरटीपीसीआर टेस्ट में इस व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ऐसे में उसे गत रोज बुल्ढाना स्थित कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया गया। बुल्ढाना जिले के साखरखेड़ा में रहने वाले और पेशे से मजदूर व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के साथ लगातार दुराचार किया जाता था। साथ ही उसने अपनी बेटी का 2 बार गर्भपात भी करवाया था, किंतु तीसरी बार गर्भपात का प्रयास असफल रहा और नाबालिग बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिससे आरोपी के काले कारनामे सामने आए और जिला व सत्र न्यायालय ने दुराचारी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ आरोपी द्वारा नागपुर हाईकोर्ट में अपील की गई थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए नागपुर हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि किसी पिता द्वारा अपनी सगी बेटी के साथ दुराचार करना एक तरह से इंसानियत के नाम पर कलंक है और अपने आप में दुर्लभतम मामला है। ऐसे में इस मामले में आरोपी को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी जा सकती। इस बात के साथ ही मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने इस दुराचारी पिता को जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा को कायम रखा है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के सामने आज दोपहर एक कार के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद यह कार धू-धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर तुरंत इस आग पर काबू पाया। यह कार संदीप अंबादास जुनघरे नामक व्यक्ति की बताई गई है। चाकू की नोक पर महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर ले जाने वाले चेन स्नेचर को आज गाड़गनगर पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि इस दौरान उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार किए गए चेन स्नेचर का नाम नांदगांव पेट निवासी जगदीश टांग बताया गया है। मेलघाट में मछली पकड़ने गए व्यक्तियों के हाथ में देसी बम फटने की खबर हमेशा ही सामने आती है। इसी तरह की घटना मंगलवार की शाम में भी घटित हुई, जब धारनी से 12 किलोमीटर दूर स्थित ढाकरमल गांव में बहने वाली सिपना नदी में मछलियां पकड़ने गए सुखराम मावस्कर के हाथ में देसी बम फट गया, जिससे उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए। वर्धा जिले के धुमनखेड़ा स्थित जिला परिषद की स्कूल में कार्यरत शिक्षक द्वारा 2000 रुपए का प्रलोभन दिखाते हुए अपनी नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद समुद्रपुर पुलिस थाने ने हिंगनघाट निवासी दीपक मंडलिक नामक शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यवतमाल शहर के पढ़े लिखे बेरोजगार को मुजरा कैपिटल फाइनेंस से कर्ज मंजूर करवाने का प्रलोभन देकर नवंबर माह में 75,502 रुपए से ठगे जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में अवधूतवाड़ी पुलिस ने 5 राज्यों में तलाश करते हुए आरोपियों को ढूंढा और ठगबाजों की टोली के 2 लोगों को अब दिल्ली से अपनी हिरासत में लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।